नमस्कार दोस्तों, मैं रवि व्यास। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज अपना तीसरा लेक्चर है डीसी जनरेटर के बारे में। पहले दो लेक्चर अपने कर चुके हैं, जिसमें पहले में अपन ने रोटेटिंग मशीन के कंसेप्ट और वो करे थे। दूसरे में अपन ने देखा कि डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है। उसी प्रिंसिपल को करते करते अपन ने देखा कि जो डीसी जनरेटर है उसमें भी जो EMF जनरेट होता है पहले वो AC होता है, अल्टरनेटिंग नेचर का ही होता है। कैसे होता है वो कल अपन ने देखा था, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा एक बार ब्रीफ में और देख लेते हैं। कि मैंने दो पोल बनाए N और S इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू, उसमें मैंने कंडक्टर को रोटेट करवाया। फैराडे का लॉ यही कह रहा था कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आर्मेचर घूमेगा, फ्लक्स को काटेगा तो EMF जनरेट होगा। तो मैंने देखा EMF कैसे जनरेट होता है। तो पहली कंडीशन मैंने देखी कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मेरे कंडक्टर की डायरेक्शन सेम है और इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। तो जब भी एंगल 0 डिग्री होता है तो मैंने यहाँ E बराबर BLV साइन थीटा फॉर्मूला मेरे को पता है। B में यहाँ क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फील्ड L क्या है यहाँ पे, यहाँ एक्टिव लेंथ किसकी, कंडक्टर की, V क्या है यहाँ वेलोसिटी, और थीटा है मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर बीच का एंगल। तो यहाँ मैंने साइन 0 रखा, साइन 0 की वैल्यू 0। तो इसका मीन कि जब भी कंडक्टर और अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होंगी तो किसी भी तरह का कोई भी EMF नहीं जनरेट होगा। क्यों नहीं जनरेट होगा? क्योंकि उस कंडीशन में कोई भी फ्लक्स नहीं कटेगा, और जब फ्लक्स नहीं कटेगा तो EMF जनरेट नहीं होगा। दूसरी कंडीशन देखी मैंने कि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। अगर 90 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में तो साइन 90 रखा है यहाँ पे, साइन 90 की वैल्यू 1, और 1 साइन की सबसे बड़ी वैल्यू होती है। तो इसके कारण उसके कारण जो EMF भी जनरेट होगा वो भी क्या होगा, मैक्सिमम जनरेट होगा। तो मैंने देखा 0 पे 0, 90 डिग्री पे E क्या हुआ, मैक्सिमम। फिर 180 डिग्री पे है, 180 डिग्री पे मैंने देखा कि जो ये डायरेक्शन थी इससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होगी, अपोजिट डायरेक्शन हुई। साइन 180 का मान रखा, साइन 180 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये वापस E की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 0। फिर 270 वैल्यू रखी तो साइन 270 की वैल्यू -1, और -1 साइन की सबसे छोटी वैल्यू होती है। तो मैंने रखा E मैक्सिमम किस में, माइनस में, नेगेटिव में। तो ये E मैक्सिमम नेगेटिव में हो गया। और यहाँ 360 पे फिर देखा तो 360 वैल्यू रखी तो फिर E की वैल्यू क्या होगी, 0। तो मैंने ये देखा कि जनरेटर अपन DC पढ़ रहे हैं, लेकिन फैराडे के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ है उससे फ्लक्स कटने पे जो EMF जनरेट हो रहा है उसका नेचर कौन सा है, अल्टरनेटिंग नेचर ही है। तो इसका मतलब ये है कि शुरुआत का जो फ्लक्स होगा वो अल्टरनेटिंग ही होगा। उसके बाद अगर अपने को उसको डीसी जनरेटर में DC आउटपुट लेनी है तो इसको इस अल्टरनेटिव जो अपना EMF है उसको अपने को DC में चेंज करना पड़ेगा। और वो DC में चेंज कैसे होगा, उसके लिए अपने क्या यूज़ करते हैं, कम्यूटेटर यूज़ करते हैं। उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, कम्यूटेटर यूज़ करते हैं। कम्यूटेटर कैसे इसको चेंज करता है वो अपने देखेंगे। AC की क्या खासियत है कि उसका मान और उसकी दिशा समय के साथ क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है। तो ये देखो मान भी चेंज हो रहा है और दिशा भी, ये पॉजिटिव थी ये नेगेटिव है, तो मान भी चेंज हो रहा है और दिशा भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, अल्टरनेटिंग है। अब DC जनरेटर में मैंने कहा था कि इनपुट कौन सी थी, मैकेनिकल, और आउटपुट कौन सी थी, इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल भी कौन सी, DC, क्योंकि DC जनरेटर तो इलेक्ट्रिकल भी कौन सी थी, DC। मिली मेरे को यहाँ कौन सी, AC। तो इस AC को इस DC में बदलने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, इसमें कम्यूटेटर का यूज़ करूँगा। अब अपने देखते हैं कम्यूटेटर कैसे इसको DC में चेंज करेगा। DC मतलब कि उसकी दिशा जो है वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, करंट की डायरेक्शन एक ही रहेगी, टाइम चाहे कितना ही हो गया हो। तो मैं 3 कंडीशन लेके चल रहा हूं। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे A, ये B, ये C और ये D। ये 1 2 A B यहाँ है, और ये इधर लिख दिया X और Y। केस 1। अब मैं बात करूँ केस 2 की।
एन एस बी ए 1 2 एक्स और वाई। कंडीशन 2, ये सी डी ए और बी। तीसरी कंडीशन लेके चलिए मैं एन एस एक्स और वाई, ये सी, ये डी, ये ए और ये बी। अब मैंने देखा 3 केसेस लिए मैंने, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले केस में ये क्या एन और एस, ये क्या है, इसको अपने बोलते हैं स्टेटर। क्या बोलते हैं? स्टेटर। वो स्टेटर कौन सा होता है? जिस पे फील्ड वाइंडिंग की गई हो, जिस पे फील्ड वाइंडिंग, इसमें स्टेटर वो है जिस पे फील्ड वाइंडिंग की हो। ऐसे ही केस में अलग है, वो बाद में बात करेंगे। अभी अपने डीसी जनरेटर पे भी बात कर रहे हैं। इसमें स्टेटर वो जिस पे फील्ड वाइंडिंग करी गई हो। ये आर्मेचर, आर्मेचर या कंडक्टर, जिससे आउटपुट अपने लेंगे, जो आगे जो प्राइम मूवर से कनेक्ट होगा और ये इसको रोटेट भी करवाएगा। ठीक है। उसके बाद अपने देखा ये 1 और 2 लिखे हुए हैं, ये क्या है? ब्रुशेस। ब्रुश का काम क्या होगा कि ये सर्किट कौन सा है? रोटेशनरी। ये कौन सा है? स्टेशनरी। तो रोटेशनरी सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट के बीच में जो सामंजस्य बिठाता है वो कौन होता है? ब्रुश होता है। इसका काम क्या है? यहाँ से करंट को इकट्ठा करो और एक्सटर्नल सर्किट में जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें उसकी सप्लाई कर दो। ये काम किसका है? ब्रुशेस का। ये अभी कंस्ट्रक्शन देखेंगे उसमें सब में अपने लिख भी लेंगे, लेकिन बेसिक अभी बता देता हूँ। ब्रुश का काम क्या है कि रोटेशनल सर्किट से करंट को कलेक्ट करे और स्टेशनरी सर्किट जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें उसको सप्लाई कर दे। और ये क्या है? अपना कम्यूटेटर। इसको क्या बोल दिया अपन ने? कम्यूटेटर। स्प्लिट रिंग भी बोलते हैं इसे। स्प्लिट, नॉट स्लिप, स्प्लिट रिंग। ठीक है। अब क्या काम करता है अपने? ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मैंने देखा कि मेरे को आउटपुट में चाहिए डीसी, लेकिन डीसी जनरेटर की जो वर्किंग मैंने देखी वहाँ मेरे को आउटपुट में जो है वो ईएमएफ कौन सा मिल रहा है? अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का। अब उस अल्टरनेटिंग नेचर वाले ईएमएफ को अपने को डीसी में बदलना है, उसके लिए क्या लगाएंगे? अपने कम्यूटेटर लगाएंगे। अब ये कम्यूटेटर काम कैसे करेगा इसको अपन देखते हैं। जब कभी भी करंट अंदर जाती है तो क्या लगता है? क्रॉस लगता है। पता है आपको? जब कभी भी करंट बाहर आएगी तो क्या लगेगा? डॉट लगेगा। अपना ने परसों भी देखा था, कल भी देखा था, आज भी बता रहा हूँ कि जब कभी भी करंट अंदर जाएगी तो क्रॉस होगा, बाहर आएगी तो डॉट होगा। क्रॉस होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कौन सी होगी? क्लॉकवाइज होगी। और डॉट में कौन सी होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है। अब मैंने देखा करंट, मैंने यहाँ एक पॉइंट लिया बी से, बी से मैं चला, करंट कहाँ? पूरा सर्किट बनाता हूँ। बी से कहाँ गई करंट? ए पे। बी से ए पे, ए से यहाँ होती हुई किधर? सी पे। सही है। बी से ए से सी, सी से यहाँ डी बना हुआ है, डी से ये बी छोटे वाला, बी से इस ब्रुश पे आ गई। ब्रुश क्या करेगा? करंट को इकट्ठा ही तो करेगा। और वहाँ से फिर ये वाई से एंटर करेगी, एक्स से लीव करेगी। उसके बाद ये ब्रुश 1 और फिर ए स्मॉल वाला और फिर वापस बी पे चली ही जाएगी। यही हुई। देखो यहाँ से चला बी से ए पे, ए से सी पे, सी से डी पे, डी से बी पे स्मॉल वाले पे, उससे 2 पे, 2 से वाई, वाई से एक्स, एक्स से 1, 1 से ए और ए से वापस बी। तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन कैसी थी? यहाँ पे ऐसी थी। ये मैंने माना किसके लिए? 0 to 180 डिग्री के लिए। अब मैंने माना कि ये मेरा जो है आर्मेचर कंडक्टर है। अब मैंने माना ये ए, ये बी,
या ये ए, ये बी, ये सी और डी। अब 180 में तो ये यूं था, 0 से 180 डिग्री था। अब ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, और 180 के बाद क्या होगा, इसका पासा बदल जाएगा। मतलब जो यहाँ था वो कहाँ होगा, अब यहाँ होगा 180 के बाद में। अगर कोई चीज़ है, अब ये कितने डिग्री पे माना मैंने, 0 पे, अगर तो ये कितना हुआ बेस, अगर मैं ये मानूँ तो अभी 0, अब ये 90, अब 180। तो 0 से 180 के बीच ए बी यहाँ था। तो अब मैं अगर यहाँ 180 से 360 बनाऊँ तो ये वाला पासा इधर हो जाएगा और ये वाला पासा उधर चला जाएगा। तो यहाँ मैंने क्या करा, सी डी इधर लिख दिए और ए बी उधर कर दिए। अब वापस देखते हैं करंट की डायरेक्शन क्या रहती है। और मैंने कम्यूटेटर को भी घुमाया। इसमें क्या करा, क्योंकि पहले ए बी यहाँ थे, तो मैं दो कंडीशन देख रहा हूँ कि आर्मेचर के साथ अगर कम्यूटेटर घूमे और आर्मेचर के साथ कम्यूटेटर नहीं घूमे, दोनों कंडीशन में क्या फर्क पड़ता है। तो ये कम्यूटेटर घूम रहा है, यहाँ पे कम्यूटेटर भी यहाँ पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो मैं देखूं उस कंडीशन में मेरे को क्या मिलता है, फिर मैं यहाँ से ही चलूँगा, बोलते जाओ। डी के बाद सी, पहले डी से कहाँ गया, सी पे, सी से कहाँ आया, ए पे, ए से कहाँ गया, बी पे, बी से फिर इस छोटे वाले ए पे, फिर यहाँ से फिर 2 पे, 2 से फिर वाई, फिर एक्स यहाँ से होता हुआ, फिर 1 पे, और फिर बी पे, और बी से फिर वापस डी पे चला जाऊँगा। सही है, यहाँ से चला, इधर से होता हुआ, यहाँ होता हुआ, ये होता हुआ, और ये वापस यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ भी करंट की डायरेक्शन क्या है, वाई एक्स, इधर से इधर की है, यूं ही जा रही है। तो यहाँ भी डायरेक्शन ये थी, कम्यूटेटर घूमा जब भी डायरेक्शन ये थी। अगर कम्यूटेटर नहीं घूमे तो डायरेक्शन क्या रहेगी, देखो। फिर मैं डी से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, डी, क्योंकि इसको तो घुमाना पड़ेगा। कम्यूटेटर मैंने देख लिया नहीं घुमा के भी, और घुमा के भी, और नहीं घुमा के भी। तो यहाँ देखते हैं कोई करंट की डायरेक्शन में कोई चेंज होता है क्या। तो डी के बाद सी के बाद ए, डी सी ए बी के बाद ये बी यहाँ आके किधर चला गया, ये सीधा यहाँ चला गया। ये कहाँ चला गया, इधर। तो यहाँ क्या है, ए कहाँ गया, फिर 1 पे, 1 से होता हुआ ये कहाँ गया, एक्स वाई। तो ये करंट की डायरेक्शन क्या हुई यहाँ, ये, फिर 2 के बाद बी के बाद ये सीधा डी के पास चला गया। तो यहाँ करंट की डायरेक्शन क्या हुई, चेंज हो गई। इससे ये समझे अपने, ये सारा प्रोसीजर करने का मतलब क्या हुआ कि मैंने जब बात करी कि डीसी है उसका समय के साथ दिशा में परिवर्तन नहीं होता, और एसी का समय के साथ में दिशा में भी परिवर्तन होता है, मान के साथ साथ कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में जाएगी, करंट चेंज होगी उसमें। और एसी में करंट चेंज नहीं होगी, नहीं चेंज होगी। यही बात कर रहे थे अपने। तो अब मैंने देखा कि यहाँ करंट की डायरेक्शन पहले ये थी, अगर करंट की डायरेक्शन चेंज होगी इसका मतलब तो क्या, आउटपुट में क्या मिलेगा मेरे को, एसी मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या है, देखो यहाँ भी करंट की डायरेक्शन ये, अगले हाफ साइकिल में भी पहले चेंज क्या हो रही थी, 0 से 180 में क्या रह रही थी, पॉजिटिव रह रही थी, 180 से 360 में क्या हो रही थी, नेगेटिव। तो मैंने देखा कि 0 से 180 ये है, ये कहाँ तक है, 0 से 180, इसमें करंट की डायरेक्शन मानी मैंने ये। तो अब अगर 180 से 360 में अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो इसका मतलब वो ऐसी रहेगी, क्योंकि 180 से 360 में क्या हो रही है, करंट की डायरेक्शन चेंज। और जब चेंज होगी तो वो करंट कौन सी होगी, एसी होगी। और अगर चेंज नहीं होती है, अगर चेंज होती है तो एसी, चेंज नहीं होती है तो वो क्या होगी, डीसी रहेगी। क्यों, क्योंकि पहले भी इधर थी 0 से 180 में, और वही डायरेक्शन उसकी 180 से 360 में रहेगी। तो दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी, इसका मतलब वो क्या रहेगा, डीसी ही रहेगा। तो मैंने देखा कि जब मेरे आर्मेचर के साथ में कम्यूटेटर घूम रहा है तो 0 से 180 और 180 से 360 दोनों में करंट की डायरेक्शन क्या रह रही है, सेम रह रही है। लेकिन जैसे अगर मैं आर्मेचर, इस कम्यूटेटर को मैं अगर रोके रखूं और खाली आर्मेचर को घुमाऊं तो मेरी करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए अगर अपने को आउटपुट में डीसी लेनी है तो, ठीक है। तो अब दो चीजें मैं समझा कि अगर कम्यूटेटर लगाना है तो वो मेरा आर्मेचर के साथ घूमना चाहिए।
अगर कम्यूटेटर लगाना है, अगर मेरे को आउटपुट में डीसी चाहिए तो कम्यूटेटर ज़रूरी है, और कम्यूटेटर अगर ज़रूरी है तो वो आर्मेचर के साथ रोटेट करना भी ज़रूरी है उस एसी को डीसी में बदलने के लिए। और जो डिवाइस एसी को डीसी में बदलती है उसको अपने क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं अपने? रेक्टिफायर। मोबाइल का चार्जर आपको पता है, मोबाइल अपने घर में सप्लाई कौन सी आती है? एसी आती है। मोबाइल के चार्जर से वो उस अडेप्टर में क्या है? रेक्टिफायर सर्किट लगे होते हैं, वो उसको क्या है? डीसी में चेंज कर देता है। ये भी एसी को किस में बदल रहा है? डीसी में बदल रहा है। लेकिन चार्जर में क्या होते हैं? एससीआर वगैरह या डायोड वगैरह लगे होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक रेक्टिफायर है। लेकिन ये क्या घूम भी रहा है साथ में। तो कम्यूटेटर को क्या बोला अपन ने? कम्यूटेटर को अपने स्प्लिट रिंग भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? मैकेनिकल रेक्टिफायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में, चाहे कंपटीशन के एग्जाम है, चाहे आपका आईटीआई का एग्जाम है, चाहे पॉलिटेक्निक का एग्जाम है, चाहे बीटेक का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कम्यूटेटर को ही स्प्लिट रिंग बोलते हैं, उसी को ही मैकेनिकल रेक्टिफायर बोलते हैं। मैकेनिकल रेक्टिफायर क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं कि एक तो ये एसी को डीसी में चेंज कर रहा है, और दूसरी बात ये मैकेनिकल इसलिए है क्योंकि ये अपने आर्मेचर के साथ रोटेट भी कर रहा है। तो कल एक चीज़ और देखी थी अपन ने कि 3 तरह के फ्लक्स लिंकेज देखे थे अपन ने। कौन कौन से? कि एक तो फील्ड जो है वो स्टेटर स्टेशनरी हो और रोटर घूम रहा हो, तो मैंने कहा वो डीसी में होता है। डीसी में इसीलिए होता है क्योंकि अगर रोटर घूमेगा नहीं तो मेरा कम्यूटेटर एसी को डीसी में नहीं बदलेगा। कल 3 देखे थे ना अपन ने, कि पहला था कि अगर फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट रहे, फील्ड स्टेटर जो कांस्टेंट रहे, रोटर रोटेट करे। दूसरा क्या था कि रोटर तो स्टेशनरी रहे और फील्ड अपनी जो है वो रोटेट करे। और तीसरा क्या था? दोनों ही, ना स्टेटर रोटेट करे ना रोटर रोटेट करे। तो इन तीनों कंडीशन मैंने देखा था कि जब रोटर घूमेगा तो वो डीसी मशीन में होगा, जब स्टेटर या फील्ड घूमेगी तो वो एसी मशीन में होगा, और जब दोनों ही नहीं घूमेंगे तो वो ट्रांसफॉर्मर में होगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर यहीं मिल जाता है कि अपना डीसी में रोटर ही क्यों घूमेगा, क्योंकि अगर रोटर नहीं घूमेगा तो कम्यूटेटर नहीं घूमेगा, कम्यूटेटर नहीं घूमेगा तो मेरे को आउटपुट में डीसी नहीं मिलेगी, तो मेरा डीसी जनरेटर पढ़ने का फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो मेरे को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर डीसी जनरेटर दिया गया है तो उसमें क्या है? सबसे पहले जो जनरेट होगा ईएमएफ वो कौन सा होगा? एसी जो होगा वो इंड्यूस होगा। उस एसी को कम्यूटेटर की सहायता से अपने डीसी में चेंज करेंगे। तो जो एसी को डीसी में बदलता है उसको अपने क्या बोल देते हैं? रेक्टिफायर बोल देते हैं, पहली चीज। दूसरी बात, इसीलिए कम्यूटेटर का नाम भी क्या हो गया? मैकेनिकल रेक्टिफायर। दूसरा मैंने देखा कि मैं देखता हूं कि इसको साथ घुमाया जाए या नहीं घुमाया जाए। तो मैं देख रहा था कि अगर 180 से 360 में अगर मैं कम्यूटेटर को भी साथ में घुमाता हूं तो मेरी करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती और मेरे को करनी भी नहीं है। लेकिन मैं अगर उस कम्यूटेटर को वहीं रखता हूं और रोटेट नहीं कराता हूं, खाली रोटर को रोटेट कराता हूं, तो करंट की डायरेक्शन भी क्या होती है? चेंज हो जाती है। तो ये मेरे लिए डिजायरेबल कंडीशन नहीं है। इसलिए कम्यूटेटर जो है उसको भी अपने कंडक्टर या आर्मेचर के साथ अपने रोटेट करते हैं। उतार लो इसको। पॉइंट अभी लिखा दूंगा आपको मैं। उतार लिया। कंप्यूटर के बारे में कुछ लिख लें यहाँ पे।
कम्यूटेटर क्या काम करा इसने, डीसी को किस में बदला इसने, एसी में, और सॉरी एसी को इसने किस में बदला, डीसी में। तो जो चीज़ एसी को डीसी में बदले उसको क्या बोलते हैं अपने, रेक्टिफायर। और ये साथ में क्या है, रोटेट भी होता है, इसलिए इसको मैंने क्या बोल दिया, मैकेनिकल रेक्टिफायर। इसको क्या बोल दिया मैंने, मैकेनिकल रेक्टिफायर। इसी का ही दूसरा नाम क्या है, स्प्लिटरिंग। स्लिपरिंग भी होता है एक, वो एसी में है, ये स्प्लिटरिंग है, पी साथ में इसमें, ठीक है। और इसको आर्मेचर के साथ घुमाते हैं, आर्मेचर के साथ घुमाते हैं या रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, जिसको अपने क्या बोल देते हैं, रोटेट भी करते हैं, ठीक है। आर्मेचर के साथ घुमाते हैं या रोटेट करते हैं। और ये इसको घुमाते हैं, कम्यूटेटर को घुमाते हैं इसी कारण, टेटर जो है वो घूमेगा तभी एसी को डीसी में बदलेगा, इसी कारण बदलेगा, इसी कारण डीसी मशीन में रोटर या आर्मेचर वाइंडिंग को या आर्मेचर को रोटेट करवाते हैं, रोटेट करवाते हैं, समझे। अपन ने कल देखा कि या तो रोटर घूमेगा या स्टेटर घूमेगा, दोनों में से एक घूमेगा, एक स्थिर रहेगा। तो अगर रोटर घूमेगा तो डीसी मशीन में घूमेगा, और फील्ड वाइंडिंग घूमेगी तो एसी मशीन में घूमेगी। तो ये डीसी में ये क्यों घूमेगी, उसका कारण यही है कि अगर नहीं घूमेगी तो कम्यूटेटर नहीं घूमेगा, कम्यूटेटर नहीं घूमेगा तो आउटपुट में मेरे को किसी भी हालत में डीसी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बेसिक कंस्ट्रक्शन देखते हैं इसकी। स्ट्रक्चरल पार्ट, स्ट्रक्चरल या अपने ये लिख देते हैं, पार्ट ऑफ डीसी मशीन, ऑफ डीसी मशीन, डीसी मशीन के जो है कौन कौन से पार्ट हैं, कंस्ट्रक्शनल फीचर क्या क्या है डीसी मशीन के, वो अपने देखते हैं। पहले क्या चाहिए मेरे को, स्टेटर। तो पहले इसकी बात ही करते हैं। पहला चाहिए अपने को डीसी मशीन में क्या, स्टेटर। तो पहले बात भी इसकी ही करेंगे। स्टेटर क्या है कि जो स्टेटर क्या करेगा, जो क्या करेगा अपने को, फ्लक्स, कौन से, वर्किंग फ्लक्स, वर्किंग फ्लक्स प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है। स्टेटर क्या हुआ, स्टेटर वो चीज हुई विच सप्लाई मेन फील्ड फ्लक्स टू द डीसी मशीन। मतलब कि वर्किंग फ्लक्स, मेन फ्लक्स, अपने बार बार बात कर रहे हैं कि फ्लक्स में चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक अगर उस चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। तो वो चुंबकीय क्षेत्र कौन देगा अपने को, स्टेटर देगा। उसको अपन ने फ्लक्स, वर्किंग फ्लक्स भी बोल सकते हैं उसको। उस पर क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग होती है। उस पर क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग होती है। फील्ड वाइंडिंग क्या देता है, फील्ड फ्लक्स। फील्ड वाइंडिंग क्या देगा, फील्ड फ्लक्स या वर्किंग फ्लक्स या मेन फ्लक्स, तीनों इसी को ही बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि पहला पार्ट हुआ स्टेटर। स्टेटर हमेशा स्टेशनरी रहेगा, किसमें, स्टेशनरी का मतलब स्थिर रहेगा, किसमें, डीसी मशीन में। डीसी मशीन में स्टेटर हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। उस पर क्या होगी, फील्ड वाइंडिंग होगी। फील्ड वाइंडिंग मतलब कि मैंने कहा आपको कि किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर अगर अपने क्या है, वो तांबे की तार को लपेट देते हैं और करंट उसमें प्रवाहित करते हैं तो वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। तो वो तांबे की तारों को अपन ने क्या बोला, फील्ड वाइंडिंग बोला। उन्हीं तांबे की तारों को क्या बोला, फील्ड वाइंडिंग बोला।
जब उसमें करंट को फ्लो करेंगे, करंट कौन सी फ्लो करेंगे उसमें? डीसी। एक्साइटेशन हमेशा कौन सा देंगे? डीसी। डीसी मशीन में एक्साइटेशन हमेशा ही कौन सा देंगे? डीसी। एक्साइटेशन का मतलब कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए, एक्साइटेशन का मतलब क्या हुआ? लिख लो, विद्युत चुंबक बनाने के लिए, चुंबक बनाने के लिए कहां पे? फील्ड वाइंडिंग में। कहां पे? स्टेटर पर, स्टेटर की फील्ड वाइंडिंग पर, स्टेटर की फील्ड वाइंडिंग पर, स्टेटर की फील्ड वाइंडिंग पर विद्युत चुंबक बनाने के लिए। कहां पर? स्टेटर की फील्ड वाइंडिंग पर। जो करंट तो फ्लो होगी, जो करंट यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं अपने? एक्साइटेशन। एक्साइटेशन टेशन कहते हैं। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम में भी कि डीसी मशीन का एक्साइटेशन कौन सा होगा? हमेशा डीसी होगा। एसी मशीन में भी जो है वो डीसी होता है, सिंक्रोनस मोटर में भी, सिंक्रोनस जनरेटर में भी। उसको आगे पढ़ेंगे अपने सबसे पहले बात किसकी करते हैं? डीसी जनरेटर की। डीसी जनरेटर का मैंने देखा कि एक्साइटेशन जो मेन फील्ड जो अपने प्रोवाइड करवाएंगे उसको क्या देंगे? डीसी ही देंगे। स्टेटर हुआ, स्टेटर जो स्थिर रहेगा उस पर क्या होगा? फील्ड वाइंडिंग होगी। फील्ड वाइंडिंग क्या है? फील्ड वाइंडिंग वही तांबे की तारें हैं जो किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे लपेटने से और उसमें करंट प्रवाहित करने से वो एक विद्युत चुंबक का कार्य कर रही थी। उसी को अपने ने क्या बोला? फील्ड वाइंडिंग। वो क्या देगा? फील्ड फ्लक्स देगा। फील्ड को मतलब क्या लिखते हैं अपने? क्षेत्र। क्षेत्र, ठीक है। क्षेत्र वाइंडिंग को क्या हिंदी में बोल सकते हैं? कुंडलन बोलते हैं वैसे, अगर किसी को समझ नहीं आया हो तो, ठीक है। तो स्टेटर की बात हुई ये। अब स्टेटर बना किसका होता है? ये उतार लो। चले आगे, इसमें देखते हैं। अब ये बना किसका होता है? स्टेटर हमेशा अपने बना होता है सिलिकॉन स्टील का, सिलिकॉन स्टील का। कारण स्टील जो होता है, स्टील की चुंबकशीलता बोलते हैं, परमीबिलिटी बोलते हैं, वो क्या होती है? हाई होती है। परमिएबिलिटी का मतलब कि जब मैंने तांबे की तारों में करंट फ्लो करा और वो चुंबकीय क्षेत्र बनाया तो मटेरियल मेरे को ऐसा चाहिए कि वो उस चुंबकीय फ्लक्स को हाथों हाथ फ्लो होने दे। तो परमिएबिलिटी हाई का मतलब ये हुआ कि वो फ्लक्स को आसानी से अपने अंदर प्रवाहित होने देता है, अपने अंदर प्रवाहित या जनरेट होने देता है, प्रवाहित होने देता है, जनरेट होने देता है, देता है। मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स तो बन गया, अगर वो जो अपना पदार्थ है वो उसको फ्लो ही नहीं होने देगा तो मेरा, जब मैं यहाँ कर रहा हूँ कि यहाँ एन बनाया और यहाँ एस बनाया और मैग्नेटिक फील्ड लाइन एन से एस की तरफ गई, तो यहाँ जाने के लिए परमेबिलिटी क्या चाहिए? मेरे को हाई चाहिए। तो स्टील जो है वो हाई परमेबिलिटी देता है। स्टील की कंडक्टिविटी भी हाई होती है, स्टील की कंडक्टिविटी, चालकता भी क्या होती है? हाई। कंडक्टिविटी को क्या बोलते हैं? चालकता। चालकता भी क्या होती है? हाई होती है। सिलिकॉन जो होता है इसमें कितना मिलाया जाता है? 4 से 5% तक सिलिकॉन मिलाया जाता है। बाकी स्टील ही होता है, उस स्टील में 4 से 5% जो है वो सिलिकॉन मिलाया जाता है ताकि इसकी कंडक्टिविटी को, एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी को कम किया जा सके,
दोबारा से देख लो, स्टेटर जो है वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है, जिसमें स्टील क्यों होता है, क्योंकि उसकी परमेबिलिटी हाई होती है, कंडक्टिविटी भी हाई होती है। और उस कंडक्टिविटी को थोड़ा कम करने के लिए अपने 4 से 5% क्या है, सिलिकॉन को ऐड कर देते हैं, जो उसकी कंडक्टिविटी को कम कर देता है। क्यों कंडक्टिविटी कम क्यों करते हैं? विटी कम करते हैं एडी करंट को कम करने के लिए, एडी करंट को कम करने के लिए, एडी करंट को कम करने के लिए। अब ये एडी करंट होती क्या है कि जब मैंने स्टेटर का कोई पोल बनाया, वहाँ टुकड़ा लिया मैंने और इसमें करंट फ्लो करी, तो मेरा फ्लक्स यहाँ जनरेट होना चाहिए। लेकिन ये जो टुकड़ा है मेरा, जो मैंने यहाँ बोला सिलिकॉन का है, इसकी कंडक्टिविटी हाई होने के कारण, चालकता अधिक होने के कारण कुछ करंट क्या है, इसके अंदर भी फ्लो होने लगेगी। किसमें? जो मैंने स्टील का मेटल, जो स्टील का मैंने यहाँ पे कोर लिया है, तो कुछ करंट इसके अंदर भी फ्लो होने लग जाती है। तो वो उसकी कोई ना तो कोई डायरेक्शन होती है ना कुछ हो, तो वो क्या करता है कि यहाँ वो सर्कुलेटिंग करंट का काम करता है, जिसके कारण एडिशनल हीट लॉसेज होते हैं, वाइंडिंग गर्म होने लग जाती है, जिससे इंसुलेशन फेलियर का डर रहता है। तो उस एडी करंट को कम करने के लिए सिलिकॉन 4 से 5% अपने ऐड करते हैं। वैसे लॉसेस में ये पढ़ेंगे अपने, एडी करंट लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस, आयरन लॉसेस में आते हैं, वो आगे की बात है। बेसिक आपको थोड़ा बता देता हूँ। एडी करंट वो करंट है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, पहली बात। इसके ज़्यादा होने से हीट लॉस होते हैं, हीट लॉस होने के कारण अपने इंसुलेशन को खतरा होता है। तो अपने क्या करते हैं, उसकी कंडक्टिविटी, किसकी? स्टील की कंडक्टिविटी को कम करते हैं, ताकि उसके उस स्टील के उसके लिए क्या करते हैं, छोटे छोटे लेमिनेशन बनाते हैं। और वो लेमिनेशन की बात अपने आगे पढ़ेंगे। और उन तो उसके कारण क्या है, ये कम से कम करंट किस में, स्टील के अंदर फ्लो हो, उसके कारण अपने 4 से 5% सिलिकॉन मिलाते हैं। सिलिकॉन भी 4 से 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? इससे ज़्यादा होगा तो इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है, स्टील में एक और गुण था कि स्टील की जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो हाई होती है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो क्या होती है, हाई होती है। स्टील की मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी हाई होती है। तो 4 से 5% से ज़्यादा सिलिकॉन अगर मिलाते हैं तो ये इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है, वो भंगुर टाइप का होने लग जाता है। तो ये थी स्टेटर की बात। स्टेटर बना किसका? स्टेटर वो जिसपे फील्ड वाइंडिंग होगी। फील्ड वाइंडिंग वो जो मेन फ्लक्स उस सर्किट में फ्लो करेगा, जिसके कटने से ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है। अब फिर स्टेटर जो है वो स्टेशनरी रहता है, रोटर रोटेट करता है। क्यों रोटेट करता है? क्योंकि उसको कम्यूटेटर को भी रोटेट करवाना होगा, ताकि मेरा एसी जो है वो डीसी में चेंज हो जाए। उसके बाद ये बना किसका होता है? सिलिकॉन स्टील का। स्टील इसलिए लगाते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसकी परमेबिलिटी, फ्लक्स को फ्लो करने की पावर ज़्यादा है, और तीसरा इसमें क्या है, जो कंडक्टिविटी हाई है। इसी कंडक्टिविटी को कम करने के लिए अपने 4 से 5% सिलिकॉन इसमें मिलाते हैं। सिलिकॉन क्या करता है, इसकी कंडक्टिविटी को कम करता है, ताकि एडी करंट लॉसेस जो है वो कम हो जाए। एडी करंट लॉसेस कम होने से क्या होगा कि हीट लॉस कम होंगे और इंसुलेशन को खतरा नहीं होगा। ठीक है।